नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निर्माण प्रयास में आप सभी का स्वागत है। बड़ी देर से आई है, फिर भी तनाव लाई है। ऐसी वैकेंसी हमारी आई है। क्या कर सकते हैं? आई तो है, देना भी है। ऐसा है नहीं कि पीछा छोड़ देंगे हम, है ना? बहुत वर्षों 7-7, 8-8 साल यानी 17 के बाद से अब तक आपने इंतज़ार किया है, आपने उम्र बिता दी है इंतज़ार में, तो ऐसा तो है नहीं इसको छोड़ेंगे हम। तो लगना तो दम से है मेरे भाई। अब समस्या क्या है पाठ्यक्रम के साथ में, उसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हुआ क्या है कि मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया एमपीएसआई का, वो तो बहुत क्लैरिटी के साथ में एक एक शब्दों को खोल करके उन्होंने बताया है। ऐसा परंतु प्रीलिम्स में नहीं किया गया। प्रीलिम्स में उन्होंने बता दिया है कि हम 100 क्वेश्चन लेंगे, एक एक नंबर के लेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुछ बाबा लोग जो यूट्यूब की दुनिया के हैं या सोशल मीडिया की दुनिया के हैं, वो बता रहे हैं कि प्री में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। कई जगह मैंने कमेंट भी किया है, परंतु ऐसा नहीं है। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की नकारात्मकताएं ना फैलाए, बच्चों में भ्रम ना फैलाए। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये नोटिफिकेशन बोल रहा है भैया, जो ये है आपका, है ना? ठीक है, तो चुपचाप ये भ्रम निकाल दो कि नेगेटिव मार्किंग। एक दूसरा भ्रम एक और है कि सर एक ही दिन में प्री और मेंस होगा क्या? नहीं, प्री एक अलग प्रक्रिया है। 2-4 महीने के बाद में फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से संपूर्ण चयन होगा। ठीक है, तो ना प्री एक दिन में और एक ही दिन में प्री और मेंस दोनों नहीं होने जा रहा है। क्लियर हुआ? तो 9 जनवरी से आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, कई चरणों में, जो कि अलग अलग स्लॉट्स होगी। ऑनलाइन परीक्षा लेगा ईएसबी, तो 9 से आपके पेपर चालू हो जाएंगे, 9 जनवरी से। ठीक है, हो सकता है कि 10, 12, 15 सत्र लगाए, वो डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने कितने फॉर्म्स भरे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक पर, सिलेबस पर। तो 10 यूनिट है, जैसा कि साफ साफ लिख के दिया है हमारे आयोग ने। हिंदी भाषाई बोध, इसका मतलब क्या है? हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। फिर दूसरा रहता है अंग्रेजी भाषाई बोध, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा एनालिटिकल एबिलिटी। चौथा हिस्ट्री। पांचवा ज्योग्राफी, अभी करेंगे इसको डिकोड के लिए। छठा साइंस। फिर सातवां सिविक्स। आठवां कंप्यूटर। नौवां लॉजिकल रीजनिंग और 10वां करंट अफेयर। ये 10 यूनिट्स हमें ईएसबी ने सौंपी है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब भ्रम कहां है? पहला भ्रम कि सर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछेगा। अगर ये सिलेबस, जैसा कि मैंने मेंस के सिलेबस में बताया था कि बेटा ये सीधे सीधे यूपीएससी से उठ करके आया है सिलेबस, मैंने लाइन टू लाइन भी बताया है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो उसी मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे लिखा ना आईएएस के पेपर टॉपिक ये 2 से टॉपिक 1, ये पूरा पूरा जो मेंस का पार्ट था ये पेपर का, ये कहां से आया है, ऐसे ऐसे एक एक चीज मैंने लाल लाल अक्षर में लिख के दी है सभी में, ये सब है ना। तो ये क्या है? ये यूपीएससी का सिलेबस है और इसको वहीं से उठा के लेके आया गया है। ठीक है ना? तो जब उसी मानसिकता के लोगों ने सिलेबस बनाया है, तो पेपर बनाते बनाते वक्त भी वही मानसिकता रहेगी, है ना? तो उसी मानसिकता के अनुसार, मेरा अपना कोई दिमाग नहीं है, मैं उसी मनोविज्ञान को डिकोड करते हुए आपसे बात कर रहा हूं। वो मनोविज्ञान है यूपीएससी का सिलेबस। अब क्या है उसमें? अब यूपीएससी में जो सी सेट का पेपर होता है, उसमें भी लिखता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा आता था ना, बौद्ध गम्यता, वो यही है। ठीक है, अब फिर क्या हो सकता है उसमें? तो एक होगा कॉम्प्रिहेंशन, है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन देगा। ठीक है, एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, चंद लाइन होगा, और उसके नीचे वो दे देगा 5 क्वेश्चन, है ना। अब होता क्या आया है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो कभी ग्रामर नहीं पूछता है कॉम्प्रिहेंशन में, सी सेट में, परंतु स्टेट्स में, चाहे वो एमपी हो, चाहे पहले के एग्जाम्स का रिकॉर्ड रहा हो अपने ईएसबी का, चाहे वो पुराने हमारे एग्जाम्स जो ना एसआई के ही रहे हो जो 2017 तक लिए गए हैं, उसमें क्या रहा है? कॉम्प्रिहेंशन, फिर नीचे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो है मूल कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसमें बात क्या आती है? व्याकरण का मतलब क्या है, आएगी या नहीं आएगी, है ना, उसकी बात करते हैं।
अब इसके व्याकरण में क्या होगा, एकदम आएगी, क्योंकि हमेशा पूछता रहा है। कोई भी एक वर्ड उठाएगा वो पूछेगा इसका संधि विच्छेद क्या है, वो पूछ लेगा इसमें कौन सा अलंकार है, वो पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है, वो पूछ लेगा यहाँ समास कौन सा है, वो ये पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। क्लियर हुआ? वो पूछ लेगा कि इसका तत्सम या तद्भव रूप कौन सा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, पढ़ना पड़ेगा ना ग्रामर तो। हाँ, तो हमें क्या करना है, ग्रामर के साथ में दोनों भाषाएं पढ़नी है, ग्रामर के साथ पढ़ना है। हाँ, एक चीज और देखिए, ये कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि 10 यूनिट है तो 10 से 10 क्वेश्चन आने चाहिए। तो जैसा कि एक अनुमान है, गारंटी नहीं, अनुमान में बोल रहा हूं कि जैसा कि अनुमान है कि 2 कॉम्प्रिहेंशन आने चाहिए आपके लिए हर विषय से, कि हिंदी का 2 या इंग्लिश का 2, और उसके 5-5 क्वेश्चन होने चाहिए, और उसमें से एक क्वेश्चन में भी, जैसा कि पुराना रिकॉर्ड जो कह रहा है, एक क्वेश्चन वो व्याकरण का, ग्रामर का डाल देगा। ठीक है, तो ये संभावनाएं हैं हिंदी की और अंग्रेजी की भी। अंग्रेजी में क्या कर लेगा, वो पूछ लेगा एक वर्ड उठा के उस पैराग्राफ से कि इसके सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, ऐसे कुछ पूछ लेगा वो। क्लियर? ठीक है, तो ये भाषा का क्लियर हुआ। जो पहली और दूसरी लाइन हमारी, एक ये और एक ये, यानी हिंदी भाषाई बोध और अंग्रेजी भाषाई बोध, 10-10 नंबर की आने की संभावना है, 10-10 क्वेश्चन की, एक कॉम्प्रिहेंशन, उसके नीचे 5 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन मिनिमम, अधिकतम भी बोलूंगा मैं इसको कि ग्रामर का होगा, बाकी कॉम्प्रिहेंशन के आधार पे होगा। वो पूछेगा इस कॉम्प्रिहेंशन का शीर्षक क्या है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ जो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में अमूमन आते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग क्लास के माध्यम से भी आपको कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक और टॉपिक नंबर 9। अगर मैं इनको कलेक्टिवली बोलूं तो ये पार्ट है रीजनिंग के। ठीक है, तो रीजनिंग में यहां पे क्या क्या है, लिखता है एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, अब ये क्या है, तो मैं ये बोलूंगा मैथ्स को छोड़ करके कंप्लीट रीजनिंग है ना, क्योंकि रीजनिंग के जब हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, एनालिटिकल और लॉजिकली पढ़ते हैं ना, तो यानी संपूर्ण रीजनिंग आ गई है। इसमें वर्बल भी होगी तो नॉन वर्बल भी होगी, लॉजिकल में तो ऐसा भी होता है ना। तो रीजनिंग पूरी पढ़ना है। अब पढ़ना कहाँ से है, पढ़ेंगे हम, जैसा कि मैं अपनी क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा शायद, ये कोई कोचिंग वाला ना बोले कि बेटा जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ उसको देखना भी मत, है ना, यानी फीस लिए इसको मेरा एक नैतिकता बनती है, मैं आपको कुछ मटेरियल दूं, फिर भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर किससे पढ़ना है, क्लास से तो पढ़ना है, क्लास की ट्रिक्स तो लेनी है, गुरुजी को तो एडॉप्ट करना है, जो गुरुजी यहाँ पे खड़े होकर इस पोडियम पे पढ़ाएंगे आपको, उसको तो एडॉप्ट करना है, उसकी ट्रिक्स को एडॉप्ट करना है, परंतु क्वेश्चन कहां से उठाने हैं, वो क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। कौन सी किताब होगी हमारी, तर्क शक्ति की, RS अग्रवाल की। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ इससे संबंध है अग्रवाल साहब है तो नहीं, और इनकी किताब का नाम आता है तर्क शक्ति के नाम से, बहुत मोटी किताब है, ले लेना, 1500 पेज की है, इसमें दोनों यूनिट कवर होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी एक आधार है मेरे पास में, बिना आधार में आपसे कोई बातचीत नहीं करूंगा। इसका आधार है कि जब आपको क्या लगता है पेपर बनाने वाला कौन है, मेरी उम्र थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो कोई नए नए गुरुजी तो होंगे नहीं ना, 25-30 साल के नहीं होंगे, सब बाबा लोगों का पैनल होता है, सब परिपक्व लोग होते हैं, 50-55-60 साल के आसपास के लोगों का पैनल होता है। तो ऐसे में कौन जानता है कि संजय गुप्ता की कौन सी किताब आती है, या उन गुरुजी की, मैथ्स वाले गुरुजी की या रीजनिंग वाले गुरुजी की कौन सी किताब आती है, परंतु हर बाबा को ये पता है कि RS अग्रवाल की किताब आती है ना, तो इन्हीं को पढ़ने के, मैथ्स में RS अग्रवाल है ना, ये जो शारदा वाली किताब, ये उन बाबाओं को पता है। ठीक है, या OP वाली किताब रीजनिंग की पहले चला करती थी, ये सब किताबें उनको पता है। तो जब मैं पुराने पेपर ESB के देख रहा था, है ना, या मैं पुराने पेपर MPPSC के देख रहा था, जहाँ पे मेंस में भी मैथ्स पूछा करता है या CSET में भी है, तो आपको आश्चर्य होगा कि RS अग्रवाल की मैथ्स की किताब, RS अग्रवाल की रीजनिंग की किताब से हुबहू क्वेश्चन अक्सर से उठ करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद बाबाओं के पास वो होगी, बस, और कोई आधार नहीं है मेरा उसमें से। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, तो इन किताब को लीजिए, मोटी सारी है, हर चैप्टर से, अब इतनी मोटी किताब है वो 1200-1500 पेज होंगे, पूरी नहीं पढ़नी है आपको, हर चैप्टर से 15-20 जो प्रैक्टिस तो करेंगे ना यार आप,
तो 20-30 क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस कर डालिए ना यार। क्या पता उनमें से 2-4 क्वेश्चन आपके सीधे फंस जाए, आपका समय बचेगा नहीं बचेगा 20 क्वेश्चन में से, बहुत बड़ी बात होगी। तो कर लेना, मत पढ़ना कोचिंग होगी इस किताब में, मेरी में मत पढ़ना यार, आपको मिलेगी जो घर आएगी मत लेना, फोटोकॉपी आई है मत देखना, उसको साइड में रख देना, है ना। और ऑफलाइन वाले बच्चे जो क्लास करे तो उसको मांगना भी मत, यार में रखी रख के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं मिलेगा उसमें, है ना। तो चुपचाप RS अग्रवाल उठाइए और लग जाइए। अब एक कंसर्न और है मैथ्स का, कि सर मैथ्स आएगी या नहीं आएगी। देखो फिर बात करते हैं वही, जब लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है तो तार्किकता है, यानी रीजनिंग तार्किकता। तो मैथ की क्या भूमिका है? मैथ सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, प्रीलिम्स में मेंस में जरूर है, सेकंड पेपर का बी पार्ट पूरा मैथ्स ही है, परंतु प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं है मैथ्स का। फिर भी जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसमें गणितीय संक्रियाएं पढ़ते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन तो चाहिए ना, तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए भी कई बार मैथ्स की आवश्यकता होती है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, औसत जैसी चीजें आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप रीजनिंग भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा की मैथ्स की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसकी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आपकी कितनी 4 यूनिट कवर हो गई डिस्कशन में। अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास में क्या, अब यहां पे डाउट ही है, भारत प्लस में विश्व और प्लस में मध्य प्रदेश, ये 3 इतिहास बस होता है हमारे पास में पूरे पाठ्यक्रम की दुनिया में। तो क्या पढ़े क्या छोड़े, तो इसको तो भूल ही जाइए, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी भी नहीं देता है, एमपीपीएससी भी नहीं देता है, और पहले की परंपराओं में भी कभी रहा नहीं, और मेंस में भी जब आप सिलेबस में देखते हो तो भारतीय इतिहास ही है। ठीक है, तो हमें भी पढ़ना क्या है, तो हमें पूर्णतया फोकस करना है भारत के इतिहास पे, यानी भारत का प्राचीन, भारत का मध्यकालीन, भारत का आधुनिक। ठीक है, और हम थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का भी एहतियात के तौर पर पढ़ के जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इसकी भी संभावनाएं हो सकती है। काफी इतिहास ऐसा है कि जो भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी कॉमन है। अब अशोक है, उसके अगर अभिलेख यहाँ मिलते हैं, या सांची की बात होती है या भीमबेटका की बात होती है, तो प्री हिस्ट्री से लेकर के मध्य प्रदेश तो जी रहा है ना उसमें, है ना। तो हमें सबकी बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में लगभग सामान्य रूप से एक बार हम कुछ चंद पन्नों का इतिहास भी हम मध्य प्रदेश का पढ़ के जाएंगे, और उसकी PDF भी निर्माण IAS आपको प्रदान करेगा, उसके नोट्स भी आपको प्रदान करेगा, उसकी क्लास भी आपको प्रदान करेगा। तो आप निश्चिंत रहिए। तो ये पाठ्यक्रम पूरा भारत का इतिहास, क्योंकि हमने किताब भी दी हुई है, बहुत प्यारी किताब है, उससे अच्छी किताब कोई नहीं है। तो चुपचाप उस किताब को उठाइए, क्लास के माध्यम से इतिहास को समझिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको रमेश सर पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाएंगे, और उसके बाद में उस किताब को पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव लगाना है, मैं आपको ये भी बताते चला हूँ क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्या लगाना है, MCQ किससे लगाना है इसके, वो लगाने हैं घटना चक्र से। एक घटना चक्र का एक पूर्वावलोकन के नाम से ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से उसमें यूपीएससी से लेकर के सभी स्टेट्स के क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या है, जितने भी उसके 1 लाइनर क्वेश्चन है, यानी क्या बोला है जितने भी उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको अक्सर से लगाना है, चैप्टर वाइज, अध्यायवार। जी हाँ, अध्यायवार बोला है मैंने। इसका मीनिंग क्या है कि आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी, तुरंत घटना चक्र को खोला, सिंधु सभ्यता के मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक इतिहास में 1 लाइनर, वो अक्सर से रटने हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये देखना है कि इस 1857 की क्रांति या सिंधु सभ्यता के टॉपिक से मेरा किस नेचर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस नेचर के क्वेश्चन में मेरा दम आ गया है। ठीक है, जैसे आप देखें सिंधु सभ्यता में, अरे इसका पतन के कारण किस थिंकर ने या किस इतिहासकार ने क्या बोला वो मैं भूल जा रहा हूँ, तो आपको वहीं पे हाईलाइट से अपने पाठ्य सामग्री को लाल करना है ताकि दोबारा ना भूले। फिर एक नेचर और पता चलता है जब हम लोग इस तरह से घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएंगे कि इस चैप्टर से किस नेचर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, है ना। तो वहां पर आप कर सकते हो, ट्रिक्स बना सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपका बौद्ध धर्म है, आपने पढ़ा किताब से, फिर आपने देखा अरे यार ये पूछ रहा है बौद्ध संघीयता कहाँ हुई, और उस समय पे अध्यक्ष कौन थे, कौन शासक था, है ना। तो मैंने भी फंडा बनाया था अपने, जब मैं आज से 20 साल पहले की बात है, उसका फंडा था राव पाक मसा मो अका अक रासे राजगृह वसे वसाली
पाटलिपुत्र कश्मीर, है ना, राव पाक हो गए ना, फिर मसामो, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्य और वसुमित्र, है ना। तो इसी तरह से कुछ फंडे बनाने की अगर आदत डाल लेंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। क्लियर? यानी मुख्य मुख्य युद्ध जो है उनके ऊपर, कौन से सम्मेलन आधुनिक उसमें गोलमेज सविन्ना वगैरह वहाँ पे कन्फ्यूजन्स होते हैं उनके ऊपर, कौन सी मेन किताब को किसने लिखा उनके ऊपर, कुछ विशेष तिथियों के ऊपर, कौन शासक किस राज्य का संस्थापक था उनके ऊपर। आप भूल जाते हैं कि संगम काल के जो थे ना तुलुवुलु वंश, इनके उनका क्रम वो कौन थे, या आप भूल जाते हैं कि मुगल काल में शासकों का क्रम क्या था। इनके सबके फंडे बनाने की आदत डालिए, अनिवार्यतम। ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ इतिहास निर्माण की किताब से अक्षर से पढ़ना, बहुत प्यारी किताब है, प्री और मेंस दोनों कवर है। साथ में घटना चक्र हम लोग लगाएंगे, अध्यायवार उसका असेसमेंट करते हुए, पढ़ते हुए, रटते हुए चलना है अनिवार्यतम। ये हुई इतिहास की बात। अब आते हैं भूगोल। ठीक है, अब लिखते हैं भूगोल को। भूगोल में क्या करें? अब भूगोल कितने प्रकार का है हमारे पास में? 3 भूगोल है, जैसा कि इतिहास था, भारत, विश्व और मध्य प्रदेश। ये तीनों भूगोल में से क्या करें? क्लैरिटी तो है नहीं बेटा, तो इसमें भारत भी पढ़ेंगे, विश्व भी पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश भी पढ़ेंगे। क्या करें? एक कहावत सुनी है, ओखली में सिर दिया तो मूसली से डरना क्या, है ना। और छात्र जीवन बनाई चोट सहने के लिए ही होता है ना। और ओखली के धाने उजले ही होते जाएंगे, है ना। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, है चोट से रिश्ता घना है, यानी और थोड़ा शुरुआत से करता हूं, खूब हनकर मारिए, खूब हनकर मारिए, है चोट से रिश्ता घना, हम ओखली के धान है, उजले ही होते जाएंगे, उजले ही होते जाएंगे। अरे भाई ईएसपी तुम लगाओ, और 2 महीने बाद सिलेबस देता, 15 दिन बाद ले लेता, देखते। और एक कंपटीशन की एक बड़ी खूबसूरती पता है क्या बेटा? कोई भी अगर कंपटीशन में सहूलियत मिलती है तो सबको मिलती है, और आपदा आती है तो सबके लिए आपदा आती है। यानी वो कहावत है, एक हमाम में सब नंगे हैं, है ना। न्यूड इन बाथरूम सुना होगा ना, ये फ्रेज तो सुनी होगी आपने। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन की दुनिया में आप एक समान प्लेटफॉर्म पे होते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर जितना समय सबको मिल रहा है उतना ही आपको मिला है, जितना सिलेबस सबको मिला है उतना ही आपको मिला है ना। तो इसलिए आप तनाव मत लीजिए कि मैं कितनी, आपको ये पहचानना होगा आपकी ताकत क्या है, आपको ये पहचानना होगा कि आपकी ब्लैक साइड यानी आपकी कमजोरी क्या है। जो ताकत है उसमें संपूर्णता लानी होगी, और जो कमजोरी है उसको सामान्य ताकत में परिवर्तित करना होगा, तब आप जाके पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वापिस भूगोल पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि भूगोल में खाली भूगोल लिख करके हमारे ईएसबी ने छोड़ दिया है, तो उसमें भारत, विश्व या मध्य प्रदेश या तीनों क्या पढ़े? तो सबसे पहले भारत तो अक्षर से पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि इस पे फोकस रहा है हमेशा से ईएसबी का भी। ठीक, अब विश्व भूगोल भी हम लोग पढ़ के जाएंगे, उसकी क्लास भी होगी आपकी सामान्य तौर पर, देखेंगे। और एमपी तो ज्यादा है नहीं, तो एमपी का जो सामान्य तथ्यात्मक चीजें होंगी उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे, यानी तीनों भूगोल को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे अनिवार्यतः। पढ़े क्या? तो आपके लिए भूगोल की, भारत के भूगोल की अभी किताब आने वाली है, वो आपके कुरियर के पते पर पहुंच जाएगी, बाजार की दुकानों पर प्राप्त हो जाएगी। विश्व के कुछ वन लाइनर जैसी चीजें हम लोग निकाल के आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए भी पाठ्य सामग्री आपको मिलेगी, और भारत के भूगोल या विश्व के भूगोल के लिए घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक ही आपको अनिवार्यतम लगाना होगा, और उसके सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। मैं यूपीएससी वाले क्वेश्चन की डिटेल वाले की बात नहीं कर, वन लाइनर अक्षर से देख के जाने आपको। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान में क्या? अब विज्ञान में भी क्या हो सकता है? विज्ञान में है हिस्ट्री, सॉरी, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीजें हैं विज्ञान में, यानी सामान्य विज्ञान जिसको बोला जाता है पीसीएम, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है। किससे पढ़ना है? निर्माण की किताब से पढ़ना है, जो कि बाजार में भी उपलब्ध हो गई है, और जो निर्माण के छात्र उनको मिलेगी ऑफिस से। इसके साथ में हमें एक क्वेश्चन बैंक लगाना है, जो कि किरण पब्लिकेशन का आता है। अलग अलग हिस्ट्री, सॉरी पता नहीं हिस्ट्री क्यों प्यार है मेरा अपना सब्जेक्ट बार बार वही आ रही है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, वो मिल जाए सामान्य रूप से तो आप वो उसको ले लीजिए। अन्यथा खान सर का एक आता है 16,000 क्वेश्चंस का, साइंस का, आप उसमें भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। आपने इधर से अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ध्वनि का चैप्टर, साउंड का चैप्टर पढ़ा, तुरंत वहां से क्वेश्चन खोलिए और एक लाइन से लगा चाहिए। क्लियर? ठीक है,
आगे बढ़े, या लूसेंट का भी एक क्वेश्चन बैंक आता है ऑब्जेक्टिव वाला, उससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं नागरिक शास्त्र। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सिलेबस रहा है। नागरिक शास्त्र है क्या, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इसमें कुछ चीजें हैं, सिविक्स है ना, इसको बोला जाता है नागरिक शास्त्र को। इसमें कुछ भाग है, पहला भाग है आधारभूत ज्ञान, इसका आधारभूत ज्ञान नागरिक शास्त्र का, बेसिक नॉलेज ऑफ सिविक्स। ठीक है, फिर दूसरा भाग है भारतीय राजव्यवस्था, राजव्यवस्था, और तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये 3 टुकड़ों का सिविक्स का सिलेबस होता है, और उसी के अनुसार संपूर्णता के साथ में निर्माण में इसके लिए किताब भी आपको दी है। उसी संपूर्णता के साथ में क्लास भी पहले हो चुकी है, और अब आगे भी जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें भी ऐसा ही चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस किताब को पढ़ना है, क्लास के माध्यम से समझना है। और इसमें जो भाग है पॉलिटी वाला, है ना, इसके लिए तो आपको एक क्वेश्चन बैंक लेना है घटना चक्र का, और इसके लिए कुछ नहीं लेना है। जो किताब है हमने इसमें भरपूर क्वेश्चन दिए हैं, और टेस्ट के माध्यम से और भी क्वेश्चन दे देंगे, और कुछ भी बचेगा वो भी हम लोग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पाठ्य सामग्री अच्छी बाजार में उपलब्ध नहीं है, जो है इतनी मोटी मोटी है, और वो आपके लिए जरूरी नहीं है। जो उसके काम की चीजें होगी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उससे लगभग बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, निर्माण की बेहतरीन किताब है, इससे अच्छी किताब पूरे के पूरे भारत में कहीं नहीं है, मेरा दावा ही नहीं है, गारंटी भी है, आप चेक करिएगा जाकर के। ठीक है, तो आपको ये किताब पहचानी है अच्छे से। ठीक है, मोटी जरूर लगेगी, और तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम की किताब है। ठीक है, अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र के बाद में बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अगेन निर्माण की किताब है, पूरी तरह से बेस्ट किताब है। बस आपको करना क्या है, निर्माण किताब के साथ में एक यूथ का क्वेश्चन बैंक आता है, यूथ का प्रश्न बैंक, है ना, 16,000, 15,000, 10,000 इस तरह से उसमें क्वेश्चंस होते हैं। आप वो लीजिए, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, पूरे देश दुनिया में जहां से भी पेपर के क्वेश्चंस आए वो सब दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, निर्माण की किताब का चैप्टर पढ़ा, सेम चैप्टर के क्वेश्चन अध्यायवार आपने यूथ से लगा लेने हैं, भर भर के लगाने हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसको ताकत बनानी है कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक ऐसा विषय जो आपके दिल का भी विषय होता है, जिस तरह से रीजनिंग है, हिंदी है ना। तो इसको 10 में से कोशिश करना है, जब आपका बुरा दिन भी हो तब भी 8 से 9 क्वेश्चन आपके 10 में से बने, अगर 10 आते हैं तो। ठीक है, तो इससे बेस्ट सोर्स नहीं होगा निर्माण की किताब और यूथ का क्वेश्चन बैंक। अब बात करते हैं तर्क शक्ति, जो मैं बता चुका हूं। अब लास्ट है करंट अफेयर। इसको कहां से पढ़ें? अब करंट अफेयर के क्या प्रकार है? करंट अफेयर है करंट अफेयर में 3 प्रकार का करंट अफेयर होता है बेटा हमेशा। एक राष्ट्रीय, एक अंतरराष्ट्रीय, और एक मध्य प्रदेश विशेष। अब इन तीनों को डिकोड करते हैं। कहां से पढ़ें? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के लिए मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी किताब आपको पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर का एक अच्छा ऐसा मनोविज्ञान है। एक तो ये मूर्खता मत करना कि किसी भी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर जाकर के आप रोजाना 1-2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है, इसको बोलते हैं मूर्खता सिर्फ। ठीक है ना। और कुछ बच्चे पता चला सालों से करंट अफेयर यूट्यूब की दुनिया से पढ़ते आ रहे हैं। अरे भैया, इससे अच्छी वार्षिकांक नाम की किताबें आती है, हर महीने किताब निकलती है, उसको अगर 5 घंटे दे दोगे ना तो आप पूरा रिवाइज कर लो एक बार में। और मनोविज्ञान क्या है इसका करंट अफेयर का? करंट अफेयर अगर आपने 2 बार पढ़ लिया तो दिमाग में परमानेंट बैठ जाता है, उसमें गलतियां कम से कम होती है, और कम पेज में वो मटेरियल होता है ना। मेरा ये मानना है कि ये तीनों का मिलाकर के 200 पेज भी नहीं होंगे पूरा, और 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जहाँ पे संभाव्यता ये होगी कि शायद कोई गलती ना हो। तो फिर अच्छे सोर्स पढ़ें। अच्छे सोर्स क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के लिए मैं आपको बोलूंगा एडुटेरिया, टेरिया नाम की किताब आती है, उसको आप लें, या इसका भी अर्धवार्षिक अंक आया था वो ले लीजिए, बहुत अच्छा है। या कोई भी और, जैसे बीच में एक अर्धवार्षिक अंक उसका आया था, गौरव का आया था, है ना, उसको आप ले सकते हैं, किसी भी दुकान पे पुराना मिल जाएगा, उसको आप लीजिए और पढ़ डालिए। दुकान वाले को बोलिए अब तुम्हारे लिए रद्दी हो गया, बिका नहीं है, तो हमें आधी से आधी रेट में दीजिए, उसको ले लेना, है ना। इसी तरह एडुटेरिया मिल जाए। उसके बाद भी मंथली मैगजीन उठा लो, और अब दिसंबर के टाइम से पहले, नवंबर के बाद में दिसंबर में भी एक वार्षिकांक आएगा जिसमें पूरे साल भर का होगा, उसको आप ले लेना, है ना। तो ताकि 6 महीने का दोबारा रिवीजन हो जाएगा, बाकी 6 महीने का एक बार और आप पढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब बचता है मध्य प्रदेश विशेष। इसके लिए निर्माण अंतिम टाइम में, जैसे कि हम लोग हमेशा से पीएससी के टाइम पे लास्ट ईयर भी 30 पेज दिए थे यार, सब कुछ आगे था,
तो जो नहीं आया फिर निर्माण के अलावा किसी किताब में भी नहीं मिला होगा आपको, है ना। तो हम भी करके देंगे आपको, तो निश्चिंत रहिए। वो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, है ना। तो 30 पेज 40 पेज और उसी में क्लास भी लगा दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया करंट अफेयर। तो मोटा मोटी 10 की 10 यूनिट का मैंने एक माइक्रो एनालिसिस किया है, जितनी भी मेरे अंदर बुद्धि थी, जो मैं समझ पाया, जिस तरह से मैंने डिकोड करने की तार्किकता के रूप से आप तक पहुंचाने की बातचीत की है, तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई तनाव रहता है किसी भी प्रकार का कि सर मुझे ये चीज और क्लियर कर दो, तो आप हमारे नंबरों पर, दिए गए नंबर पे, एक नंबर मैं आपको दे भी देता हूं, कि आपको लगता है कि कोई भी तनाव है किसी भी प्रकार का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे सिर्फ 7580 65 6503। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें कि सर ये वाला तनाव है, तो मेरी टीम मुझे इस टॉपिक से अवगत करा देगी, और मुझे लगा कि आपको वहीं पे मुझे जो जवाब देना वहीं पे मिल जाएगा। अन्यथा अगर मुझे लगा कि कोई क्लास की आवश्यकता है इसके लिए, फिर मैं इसी प्रकार से आपके समक्ष दोबारा से आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो ही सिलेबस की डिकोडिंग की। हाँ, मेंस अब नहीं करेंगे, है ना। मेंस के लिए तो मैं पहले भी बोलता आया हूँ, प्री में ठेका नहीं ले रहा हूं मैं आपका। क्यों नहीं ले पा रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ना के बराबर है, बच्चे अथाह बैठेंगे, एक एक नंबर का एक एक वर्ड का गेम होगा। जहां एक एक वर्ड का गेम होता है तो वहां पे बहुत तनाव होते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे में काम आएगी आपकी अपनी संपूर्णताएं, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्म्स भी डिपेंड करेगा, पेपर टफ भी होगा, टफ पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने के एवज में टफ नहीं होगा, कंपटीशन में टफ होगा, क्योंकि लाखों बच्चे बैठेंगे और पास होने वाले हैं 500 सीट पर 5000। हो सकता है कि 12-15 लाख कितने फॉर्म भरे जाए, मुझे आपको शायद पता नहीं है। अभी कांस्टेबल में 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, है ना। और इसमें जो मेन बाबा आएंगे एमपीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले, उनका भी एक सपना है भाई ऐसा ही बनने का, वो भी आएंगे, तो कट ऑफ तो ठीक ठाक जानी है ना इसमें, ठीक है। तो ऐसे में मेंस के लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए, आंख बंद करके 100% निर्माण ही निर्माण होगा उसमें, ये मेरी गारंटी है। हमसे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा, छाती ठोक के आज भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आज भी हमसे बढ़िया नहीं है, परंतु जब पेपर मल्टीपल सेट्स बनते हैं ना, तो आप एक असेसमेंट करने की आपकी भी एक क्षमता होती है, जरूरी नहीं है। और कम से कम 20-30-40 बाबाओं का एक समूह होगा जो आपका पेपर बनाएगा। हर बाबाओं की अपनी पढ़ने की, अपनी पाठ्य सामग्री की विधाएं होती हैं कि किस पाठ्य सामग्री किस विधाओं से आएगा, ये हमें ना पता है ना आपको पता है ना, ठीक है। फिर भी हमें एक चीज पता है कि पाठ्यक्रम जो है, अगर उसको सामान्य रूप से हमने पढ़ा है और सामान्य फैक्ट हमारे गलत नहीं होते, तो आप जीवन में फेल नहीं होते, ठीक है। मैंने लाइन क्या बोली है कि सामान्य जो फैक्ट है उसका पहले बाप बनना पड़ेगा, हमें उनमें अथॉरिटी पैदा करनी पड़ेगी। यानी जो सामान्य तथ्य है, जो गली मोहल्ले के भी फैक्ट, अगर वो आपके गलत हो रहे हैं तो आप निश्चित है फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले सामान्य पकड़ को स्थापित करिए, फिर कंपटीशन की दुनिया में आप, यानी ग्राउंड में खड़े होने की क्षमता तो पैदा करिए, दौड़ तो लेंगे ही ना, बस खड़े होना ही सामान्य क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई मोटी मोटी बातें। अब निर्माण क्या सहभागिता निभाएगा आपकी इस यात्रा में, 9 जनवरी तक कैसे साथ रहेगा, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो 2 तरह के कोर्स होंगे, एक होता है ऑनलाइन की दुनिया का कोर्स, जो कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन लैपटॉप की दुनिया से आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा कोर्स होता है संस्थान में जाकर के वहीं की टेबल कुर्सी पर बैठ करके ऑफलाइन कोर्स की दुनिया में आना। तो इन्हीं दोनों चीजों के साथ में निर्माण परिवार आपके साथ है। तो हमारा 2 सेंटर है मध्य प्रदेश में आपके यहाँ, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में। ग्वालियर में जो क्लासेस चालू हो रही है ऑफलाइन, वो 9 तारीख से सुबह 11:30 बजे क्लास होगी। ओपन सेमिनार है जो कि मेरे ही द्वारा लिया जाएगा, एक उम्दा किस्म का सेमिनार होगा, एक छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आप सहर्ष आकर के अपने जितने भी डाउट्स हैं मुझसे व्यक्तिगत रूप से उस सेमिनार में आकर के पूछ सकते हैं। फिर 8 तारीख से इंदौर के सेंटर पर ऑफलाइन में 2 बजे से क्लासेस नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। अभी शुरुआत में इतिहास और विज्ञान से वहां पर क्लास ऑफलाइन चालू हो रही है। बहुत कम फीस में, जो कि फीस का शुल्क है ऑफलाइन का मात्र 5500 रुपए, जिसमें निर्माण कंप्लीट पाठ्य सामग्री प्रारंभिक परीक्षा की आपको देगा, साथ ही टेस्ट के माध्यम से भी कुछ चीजें आपके लिए दी जा रही है ना। और फ्री, एक फ्री पता है एक वर्ड क्या है, एक चीज मैंने देखी है कि इंदौर की दुनिया में मैं अभी 2.5 साल से हूँ, तो वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं होते क्लास के बाद में। तो मेरे यहाँ पे गुरुजी, एक लाइन है निर्माण की अपनी टैग लाइन है कि मास्टरों को जितना खून पी सकते हो वो पीजिए, और जो मास्टरों का खून पीता है वही बच्चा पास होता है। तो मेरे गुरुजी इसके लिए भी इजिली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है आपके पास में। यानी कोई भी डाउट है तो आप क्लास के बाद में भर भर कर पूछिए। कई बार तो यहाँ तक भी होता है, पता चला 10 बच्चों का सेम सा डाउट है, क्लास गुरुजी बोल देंगे चलो बेटा क्लास में, फिर पता चला कि 1 घंटे की क्लास हो गई। इतनी फिजिबिलिटीज गुरुजियों के प्रति,
इतनी एसेसिबिलिटी गुरुजियों के प्रति, इतनी सामान्य रूप से गुरुजी आपके मित्रवत व्यवहार के साथ में शायद निर्माण के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये तो होता है ऑफलाइन की दुनिया में। फिर आते हैं ऑनलाइन की दुनिया में। ऑनलाइन कल यानी 8 बजे से ये क्लास प्रारंभ हो जाएगी। वही इंदौर का जो हमारा सेंटर है उसी से क्लासेस चलेगी, लाइव भी, ये हाइब्रिड मोड में क्लासेस होगी। ठीक है, जिसकी फीस हमने 3499 रुपये रखी गई है। 2 प्रकार का इसमें ऑनलाइन मोड रखा गया है। ऑनलाइन में एक है विद बुक, यानी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको किताब आपके पते पे भेजी जाएगी, साथ ही टेस्ट भी फ्री रहेगा। ठीक है, यानी तो ये है, इसका शुल्क हमने रखा है 3499 रुपये। और एक दूसरा कोर्स है ओनली क्लास है ना, ये शायद 2499 रुपये का है। ठीक है, ये 2 प्रकार के कोर्स है जो कि निर्माण प्लस, हाँ क्या नाम है हमारी ऐप का, निर्माण प्लस। इस ऐप पर जाकर के इस कोर्स को आप ले सकते हैं। और जो ये फीस है ये मात्र 3 दिनों के लिए वैलिड है, 6, 7, 8, यानी आज कल और शायद कल निकल गई है। हाँ ठीक है, चलो मैं 3 दिन जब मैं बोल दिया 9 तारीख तक मैं करवा देता हूँ। यानी ये जो स्कीम है आपके लिए 7, 8 और 9 तारीख तक मात्र अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में दोनों ही फीस में 2000 रुपए की बढ़ोतरी आपकी कर दी जाएगी। हाँ जरूर है कि हमारा कोर्स हम थोड़ा सा बाजार से हमेशा महंगा होता है, क्योंकि इसमें पाठ्य सामग्री भी पूरी तरह से आपके पास में भेजी जाती है ना, और गुरुजी की गुणवत्ता तो भाई गुरुजी को पे करना ही होता है हमें, है ना। ठीक है, तो उसको भी आप देखेंगे। तो ये है निर्माण की यात्रा आपके साथ में जो चलने वाली है आपके एग्जाम की दुनिया तक। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य भी शुभ हो। आप जो पद पाना चाहते हैं वो आपको आपकी मंजिल तक, एक खाली मंजिल यही नहीं होती कि हम लोग पास हो जाए, ये हो जाए, है ना, कि जो यूनिफॉर्म का एक जज्बा है वो मेंटेन रहे, और उसी यूनिफॉर्म के जज्बे के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जज्बा क्या है यूनिफॉर्म का, कलेजा, आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास आज से आपकी पाठ्यक्रम के साथ भी मेंटेन रहेगा तो ही हम लोग पास होंगे। और कोई भी पाठ्यक्रम के साथ में आत्मविश्वास मेंटेन करने का तरीका एकमात्र ये है कि जब मैं शाम को सोने के लिए जाऊं अपने बेड पर, तो आज जो मैंने पढ़ा उससे पहले अगर मैंने उसका असेसमेंट कर लिया, यानी मैंने उससे आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए और वो मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो कैसी नींद आएगी। और इसी सुखद नींद के साथ में आपको रोजाना सोना है ना, और फिर उस दिन पेपर देने जाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।